तो बच्चों आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। आज हम डिस्कस करेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की एग्जांपल, कन्फॉर्मेशनल आइसोमर, कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। नंबर वन हम डिस्कस करने जा रहे हैं यहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए कुछ कंडीशन यहाँ पर रिक्वायर्ड है। कुछ पॉइंट्स मैं यहाँ पर लिखा हूँ, मैं आपको बता देता हूँ। डिफरेंस इन रिलेटिव स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ एटम और ग्रुप अराउंड अ डबल बॉन्ड। यहाँ पर याद रखना है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में डबल बॉन्ड के अकॉर्डिंग उस जो भी ग्रुप अटैच होगा उसकी वजह से हम ऐसे कंपाउंड का ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म डिस्कस करेंगे। अब ये किन कंडीशंस में होता है? नंबर वन है डबली बॉन्डेड कार्बन एटम इन अल्कीन। अल्कीन के अंदर आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की एग्जांपल नजर आएंगी। नंबर सेकंड कंडीशन क्या है? सिंगली बॉन्डेड कार्बन एटम इन साइक्लिक कंपाउंड, के साइक्लिक कंपाउंड हो और वहाँ पर सिंगल बॉन्ड बने हो, एटम जो अटैच है सिंगल बॉन्ड के थ्रू अटैच है, तो ऐसी कंडीशन में भी वहाँ पर आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नजर आएगा। नंबर थर्ड कंडीशन जो है डबली बॉन्डेड कार्बन एटम एंड नाइट्रोजन एटम इन ऑक्साइम। तो ऑक्साइम के अंदर कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड हो और उससे अटैच जो ग्रुप है उनके जो रीअरेंजमेंट की वजह से जो स्ट्रक्चर बन रहा है उसे हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कहेंगे। और जो फोर्थ कंडीशन है वो है डबली बॉन्डेड नाइट्रोजन एटम इन डायएज़ो कंपाउंड। एज़ो का मतलब होता है कि नाइट्रोजन कंपाउंड, और डायएज़ो का मतलब होता है कि जब दो नाइट्रोजन एक दूसरे से बॉन्ड बनाए हैं, डबल बॉन्ड बना है और उससे फिर वहाँ पर ग्रुप अटैच है और उनका लोन पेयर है, उनके जो रीअरेंजमेंट है उसकी वजह से इन चार कंपाउंड के अंदर यहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की एग्जांपल हमें नजर आएगी। तो नंबर फर्स्ट एग्जांपल हम डिस्कस करते हैं अल्कीन की। तो अल्कीन के अंदर यहाँ देखिए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। अब ये जो हमने यहाँ पर स्टार बना है इसको हम स्टीरियो सेंटर कहते हैं। यहाँ मतलब यहाँ पर इनसे अटैच जो एटम है इसको हम क्या कर रहे हैं, पोजीशन बदल रहे हैं। तो यहाँ पर ये देखिए इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से क्या हुआ, ऊपर के जो कार्बन है यहाँ पर एक तरफ हाइड्रोजन है और एक तरफ CH3 ग्रुप अटैच है, और नीचे भी यहाँ देखिए एक तरफ हाइड्रोजन है और एक तरफ क्या है, CH3 अटैच है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में अभी जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाला जो एग्जांपल हम डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि ये मॉलिक्यूल को हम कब सिस और ट्रांस कहेंगे। तो यहाँ देखिए बच्चों कि इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पर वन साइड में दो सिमिलर ग्रुप अगर आ जाते हैं तो ऐसी कंडीशन में इन मॉलिक्यूल को हम क्या नाम रखेंगे, सिस नाम देंगे। तो याद रखें सिस कंडीशन कब जरूरी है, जब कम से कम कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पर टू सिमिलर ग्रुप वहां पर अटैच्ड हो तो उसको हम सिस कहेंगे। और इसकी पोजीशन को अगर हम बदल दें तो यहाँ देखिए क्या हुआ, राइट हैंड साइड में ऊपर के कार्बन की पोजीशन, एटम की पोजीशन सेम थी, नीचे हमने कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन और CH3 था उसको ट्विस्ट कर दिया, पोजीशन बदल दिया। तो अब यहाँ CH3 की पोजीशन लेफ्ट में और यहाँ CH3 की पोजीशन राइट में, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चला गया। हाइड्रोजन ये भी अपोजिट डायरेक्शन में चला गया। तो इस वजह से यहाँ पर हम यूज़ करेंगे ट्रांस। तो बच्चों देखो दोनों का फॉर्मूला सेम है। अब हुआ ये कि यहाँ पर जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड था और इनसे जो ग्रुप एटम अटैच थे उनको रोटेट किया हमने, पोजीशन बदला। इसकी वजह से यहाँ पर जो हम आइसोमर डिस्कस कर रहे हैं इसको बोलेंगे हम सिस ट्रांस आइसोमर। ओके चलिए, तो अगली एग्जांपल लेते हैं हम साइक्लिक। यहाँ पर डबल बॉन्ड नहीं है, सिंगल बॉन्ड है, बट इनको भी हम सिस और ट्रांस कह सकते हैं। यहाँ देखिए साइक्लोप्रोपेन दिया गया है। इस साइक्लोप्रोपेन में यहाँ मैंने इस दो स्टार बनाया हूँ। ये जो स्टार है इसको हम क्या बोलते हैं, स्टीरियो सेंटर। स्टीरियो सेंटर क्यों कहेंगे, क्योंकि हम इस कार्बन से जो ग्रुप अटैच है उसको हम क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल के अंदर देखिए यहाँ पर क्या हुआ, अप साइड में हाइड्रोजन है और डाउन में CH3 है, और उससे अटैच जो कार्बन है वहां पर क्या है, देखिए यहाँ पर CH3 है और नीचे क्या है, यहाँ पर H है। तो अब अप साइड में देखा जाए तो दोनों भी ग्रुप जो है डिसिमिलर है, अलग अलग ग्रुप है। इस वजह से इस एग्जाम्पल को हम क्या कहेंगे, ट्रांसफॉर्म कहेंगे। क्या कहेंगे, ट्रांसफॉर्म। जबकि इस एग्जाम्पल में देखिए यहाँ पर कि दोनों जो सिमिलर ग्रुप है वन साइडेड आपको नजर आ रहा है, जिस वजह से इसको हम क्या कहेंगे, सिस फॉर्म कहेंगे। तो हमने दो कंडीशन देखा, पहले हमने कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से अटैच ग्रुप के नाम रखे सिस और ट्रांस। सिस जब सिमिलर ग्रुप वन साइड में आ जाए तो सिस कहा जाएगा, अपोजिट में चला जाएगा तो ट्रांस हो जाएगा। उसी तरह से साइक्लिक रिंग के अंदर भी जो ग्रुप अटैच है स्टीरियो सेंटर से उसको हम रोटेट करके उनके भी नाम सिस और ट्रांस कर सकते हैं। अब आते हैं यहाँ पर थर्ड एग्जाम्पल जिसको हम कहते हैं ऑक्साइम।
ऑक्साइम में क्या हो रहा है, कार्बन ने नाइट्रोजन के साथ डबल बॉन्ड बनाया है। अब नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर भी है और नाइट्रोजन के साथ यहाँ पर OH ग्रुप है। अब याद रखिए कि यहाँ पर इस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के अंदर हम एक टर्म यूज करने जा रहे हैं, सिन और एंटी। सिन और एंटी, सिन का मतलब ये होता है कि अगर H और OH ग्रुप क्या हो, सेम साइड में आ जाए, तो ऐसी कंडीशन में उस मॉलिक्यूल को हम क्या कहेंगे, सिन कहेंगे। लेकिन ये स्पेसिफिक टर्म इस्तेमाल किया जा रहा है यहाँ पर ऑक्साइम के लिए। तो कार्बन के साथ डबल बॉन्ड नाइट्रोजन हो, कार्बन से यहाँ पर देखिए एक अल्काइल ग्रुप अटैच है लेफ्ट में, राइट में हाइड्रोजन है, और नाइट्रोजन के साथ यहाँ पर OH है और लोन पेयर है। तो यहाँ पर देखिए सेम साइड में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, तो इस वजह से इसको क्या कहा गया है, सिन ऑक्साइम। ओके, चलिए यहाँ देखिए उसके बाद हमने क्या किया, उसको पोजीशन को बदल दिया। H की पोजीशन ऊपर के कार्बन के साथ राइट साइड में है और OH की पोजीशन जो नाइट्रोजन से अटैच है वो लेफ्ट में लेके चले गए हमने। दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में चले गए, इस वजह से इसको नाम रखा गया है एंटी ऑक्साइम। दोनों भी ऑक्साइम है बट सिन और एंटी ये नाम रखा हमने। सिन कब रखे हमने, जब H और OH की पोजीशन सेम साइड हो तो उसको सिन कहा जाएगा। जब H और OH की पोजीशन अपोजिट डायरेक्शन में चला जाए तो उसको कहा जाएगा एंटी। ओके, अब यहाँ पर हम एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं साइक्लिक मॉलिक्यूल की, जिसमें हम सिस और ट्रांस वर्ड यूज कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर इस एग्जांपल में दोनों एडिशन कार्बन से CH3 ग्रुप अटैच है और दोनों भी CH3 ग्रुप क्या है, सिमिलर साइड है, वन साइडेड में। इस वजह से इसको हम क्या बोलेंगे, सिस कहेंगे। अब इनको प्रेजेंट करने का तरीका होता है, यहाँ पर आप सॉलिड लाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं और जो वेज लाइन होती है, ब्रॉड लाइन, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं और डैश लाइन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जो नॉर्मल लाइन होती है वो ऑन द प्लेन पेपर होती है और उसके अलावा जो वेज लाइन होती है, जिस साइड से आप देख रहे होते हैं, जो ग्रुप आपके करीब होता है एंगल से, उसको हम वेज लाइन से डिनोट करते हैं। और डैश लाइन का इस्तेमाल कब करते हैं, जब वो ग्रुप आपसे दूर हो, उस कंडीशन में हम ये डैश लाइन का इस्तेमाल करते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल को हम देखते हैं कि ये सिस क्यू है। दोनों भी देखिए यहाँ पर हम प्लेन पेपर पर इस मॉलिक्यूल को सिस और ट्रांस कैसे कहेंगे, जब दोनों जो ग्रुप है CH3 और CH3 दोनों भी कैसे है, देखो सॉलिड लाइन से यहाँ पर इनको प्रेजेंट किया गया है, इस वजह से इसको कहा गया है सिस। और यहाँ पर इस एग्जांपल में दोनों को हमने क्या किया है, वेज प्रेजेंटेशन यहाँ पर किया है, दोनों भी ब्रॉड लाइन से यहाँ प्रेजेंट किए गए हैं, इस वजह से दोनों को क्या कहा, इनको भी क्या कहा गया है, सिस। अब अगर हम क्या कर दें कि ट्रांस में क्या हो जाएगा, दोनों तो सॉलिड लाइन से है बट दोनों की पोजीशन हमने बदल दी है। एक कार्बन जो है उसमें देखिए राइट साइड में हमने यहाँ CH3 लगाया है और इसको क्या किया, बैक साइड में लेकर चले गए हैं। तो अगर इसको और अच्छे से प्रेजेंट करना चाहते हैं आप, तो कैसे करेंगे, उसके लिए आपने क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर वेज और डैश लाइन का इस्तेमाल करना होगा। बच्चों देखो ये जो स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है, दोनों नॉर्मल लाइन का इस्तेमाल करके, ये मेथड भी इस्तेमाल करते हैं हम ट्रांस के लिए और ये मेथड भी इस्तेमाल करते हैं ट्रांस के लिए। तो यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर बनाया गया है, ये एक तरह का 3D स्ट्रक्चर है, जहाँ पर आप फ्रंट व्यू और बैक साइड व्यू और नॉर्मल व्यू, इन तीनों का इस्तेमाल करते हैं। तो 3 तरह के लाइन यहाँ पर इस्तेमाल किए गए 3D स्ट्रक्चर के अंदर, जिसमें जो वेज लाइन है, ब्रॉड लाइन है, वो फ्रंट साइड है और जो डैश लाइन है वो बैक साइड है और बाकी नॉर्मल लाइन का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। तो इस तरह से यहाँ पर 2 लाइन का इस्तेमाल किया जा रहा है, 2 प्रेजेंटेशन यहाँ पर किए गए हैं और 2 लाइन का यूज़ किया गया, ब्रॉड लाइन और डैश लाइन। CH3 ग्रुप दोनों भी अपोजिट एंगल में है, इस वजह से इसे कहा गया है ट्रांस। ठीक है, तो ये सिस और ट्रांस की यहाँ पर एग्जाम्पल हुई है। आगे चलते हैं, हम बात करते हैं एजो कंपाउंड। एजो मतलब यहाँ पर नाइट्रोजन वाले कंपाउंड, और एक नाइट्रोजन ने दूसरे नाइट्रोजन के साथ डबल बॉन्ड यहाँ पर बनाया है। ये एजो डाइफिनिल ग्रुप यहाँ अटैच है, मतलब 2 फिनिल ग्रुप हमने दोनों नाइट्रोजन से अटैच कर लिया है। दोनों नाइट्रोजन के पास एक एक लोन पेयर भी है। अब अगर यहाँ पर दोनों सिमिलर ग्रुप वन साइड में है, दोनों लोन पेयर वन साइड में है, तो ऐसी कंडीशन में ऐसे एजो कंपाउंड को हम क्या कहेंगे, सिन। क्या कहेंगे, सिन कहेंगे, SYN, सिन, सिन एजो कंपाउंड। और अगर हम इनके लोन पेयर की डायरेक्शन बदल दें, इनके ग्रुप्स की डायरेक्शन बदल दें, तो ऐसे एजो कंपाउंड को हम क्या कहेंगे, एंटी एजो कंपाउंड। ओके, तो यहाँ पर ये बात क्लियर हो गई है। हमने क्या डिस्कस किया बच्चों, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में यहाँ पर हमने 4 कंडीशन देखा। एक तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से अटैच ग्रुप को हमने रीअरेंज किया। दूसरा, हमने साइक्लिक रिंग में
जो एटम अटैच है उसको हमने रीअरेंज किया स्टीरियो सेंटर। देन उसके बाद हमने ऑक्साइम के साथ जो H और OH ग्रुप है उनको हमने पोजीशन चेंज करके उनके नाम रखा। देन उसके बाद यहाँ पर साइक्लिक रिंग था, लेकिन उसके से जो एटम अटैच है उसको हमने 3D वे में डिस्कस किया। नॉर्मल लाइन, वेज लाइन और डैश लाइन का इस्तेमाल करके हमने देखा कि किसको ट्रांस और किसे सिस कहा जाएगा। देन उसके बाद यहाँ पर हमने जो एजो कंपाउंड थे, डायजो कंपाउंड थे, उनको सिन और एंटी देखा कि कब और किस तरह से जो उनके लोन पेयर है और नाइट्रोजन से अटैच जो फिनिल ग्रुप है या जो भी ग्रुप अटैच है उनके पोजीशन सेम हो और अपोजिट में हो तो उनके नाम कैसे रखे जाएंगे। अब आते हैं बच्चों ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का ही एक सब टाइप है जिसको हम EZ सिस्टम कहते हैं। तो E और Z ये एनालॉगस है, सिमिलर है किस तरह से ट्रांस और सिस में, लेकिन यहाँ कुछ कंडीशन है, याद रखिए। E का मतलब होता है एंटीजन और ये एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है अपोजिट, और Z का मतलब होता है जुसामिन जिसका मतलब होता है टुगेदर, और ये टुगेदर है किससे, सिस से। तो E मतलब ट्रांस और Z मतलब सिस। ओके, अब कुछ कंडीशन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो आपने याद रखनी है। पहली चीज ये है कि सिस एंड ट्रांस सिस्टम कैन नॉट वर्क इन कंपाउंड विच डू नॉट हैव आइडेंटिकल ग्रुप। तो याद रखिए ऐसे कंपाउंड जहां पर सिमिलर आइडेंटिकल ग्रुप अगर नहीं है तो वहां पर सिस और ट्रांस वाला हम ये टर्म यूज नहीं करेंगे, ठीक है। वहां पर हम क्या यूज करेंगे, E और Z नोमेनक्लेचर वहां पर इस्तेमाल करेंगे। तो सिस एंड ट्रांस सिस्टम कैन नॉट वर्क इन कंपाउंड विच डू नॉट हैव आइडेंटिकल ग्रुप ऑन द साइड ऑफ द डबल बॉन्ड। अब आते हैं इस एग्जांपल में, यहाँ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, बट इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे चारों जो ग्रुप अटैच है वो सारे के सारे अलग अलग डिफरेंट है। तो यहाँ पर हम सिस और ट्रांस का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जब डिफरेंट ग्रुप अटैच हो तो वहां पर हम E और Z नोमेनक्लेचर का इस्तेमाल करते हैं। अब इसमें क्या करना होगा कि जो कार्बन एटम है उनसे अटैच जो ग्रुप है उनके एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग उनको हम प्रायोरिटी देते हैं। तो क्या करना होगा, यहाँ पर देखिए इस कार्बन की बात करें तो इस कार्बन से आयोडीन भी अटैच है और फ्लोरीन भी है। तो आयोडीन का एटॉमिक नंबर ज्यादा है, फ्लोरीन का कम है, तो आयोडीन को हम क्या दिया है, 1 पोजीशन दिया है, 1 प्रायोरिटी दिया है, और फ्लोरीन को हमने 2nd पोजीशन दिया है। अब उसके बाद आ जाए सेकंड कार्बन पर। सेकंड कार्बन का ब्रोमीन की एटॉमिक नंबर ज्यादा है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कम है, तो ब्रोमीन को हमने नंबर दिया है 1 और क्लोरीन को दिया है 2। अब क्या करना है, जब हायर प्रायोरिटी वाले ग्रुप अगर सेम साइड में आ जाते हैं तो इस कंडीशन में ऐसे कंपाउंड को हम Z कहते हैं, जिसका मतलब होता है सिस, मतलब के सिमिलर ग्रुप से मुराद यहाँ पर हायर प्रायोरिटी वाले ग्रुप क्या होते हैं, वन साइडेड में आ जाते हैं, तो उन्हें Z कहा जा रहा है। और अगर हायर प्रायोरिटी वाले ग्रुप अपोजिट डायरेक्शन में चले जा रहे हैं तो ऐसी कंडीशन में इनको हम क्या कहेंगे, E कहेंगे, जिसका मतलब होता है ट्रांस, समझने के लिए। तो यहाँ देखिए इस कार्बन के साथ आयोडीन को हमने बॉटम साइड में लिखा है, यहाँ पर प्रायोरिटी दिया 1st और फ्लोरीन 2nd पर है, और इस कार्बन के साथ ब्रोमीन जो टॉप पोजीशन में लिखा हमने ऊपर 1 और क्लोरीन बॉटम में। तो इस साइड में देखिए नीचे बॉटम में क्या हुआ, एक हायर प्रायोरिटी ग्रुप आ गया और एक लोअर प्रायोरिटी ग्रुप आ गया। तो इस वजह से यहाँ पर जो हायर प्रायोरिटी है वो अपोजिट डायरेक्शन में चला गया, लोअर प्रायोरिटी भी क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में चला गया। इस मॉलिक्यूल को, इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, E कंपाउंड कहेंगे, ठीक है। अच्छा, एक और एग्जांपल ले इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पर देखिए फर्स्ट कार्बन जो है, इस कार्बन से फ्लोरीन है और NH2 ग्रुप अटैच है, और फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 9 होता है, नाइट्रोजन कितना होता है, 7 होता है। तो ऑब्वियसली हम क्या करेंगे, फ्लोरीन को फर्स्ट यहाँ पर प्रायोरिटी देंगे, देन नाइट्रोजन को देंगे। उसके बाद हमने ये नहीं देखना है कि वो कितने एटम है, हमने फर्स्ट एटम को पहले देखना है, और उसके बाद हम डिसाइड करेंगे उनकी प्रायोरिटी। तो फ्लोरीन फर्स्ट हो गया, नाइट्रोजन सेकंड हो गया। सेकंड कार्बन पे देखिए फर्स्ट पोजीशन किसकी है, फर्स्ट अटैच कौन है, ब्रोमीन है, सेकंड अटैच कौन है, यहाँ पर कार्बन से अटैच कार्बन है, तो एटॉमिक नंबर ब्रोमीन का ज्यादा है, कार्बन का कम है, प्रायोरिटी दी जाएगी ब्रोमीन को, देन उसके बाद कार्बन को। तो फर्स्ट और ये सेकंड। अब देखिए यहाँ पर जो हायर प्रायोरिटी ग्रुप है डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन पर, वो अपोजिट डायरेक्शन में, इस वजह से हम क्या करेंगे, इस कंपाउंड को हम कहेंगे E, मतलब यहां पर क्या हो रहा है, ट्रांस, अपोजिट डायरेक्शन में चले गए हैं सिमिलर ग्रुप। देन उसके बाद सेकंड एग्जांपल देखिए, यहाँ पर इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे जो हायर प्रायोरिटी ग्रुप है सिमिलर साइड में आ गए, फ्लोरीन ऊपर है और नीचे यहाँ पर NH2 है, देन ब्रोमीन ऊपर है और नीचे यहाँ पर C डबल बॉन्ड OH, अल्डिहाइड ग्रुप अटैच।
तो आपने क्या करना है, जब EZ नोमेनक्लेचर करने जा रहे हो तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से डायरेक्टली जो एटम अटैच है उसके अकॉर्डिंग ही नंबरिंग करेंगे, और उस एटम से अटैच जो दूसरे ग्रुप है उसको वहां पर आप पहले नहीं देखेंगे। ठीक है। अगर क्या होता है कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से अटैच दोनों भी अगर सिमिलर ग्रुप आ जाते हैं, देन उसके बाद हम उसके बाद से के जो ग्रुप है एटम है उनको हम प्रेफर करेंगे कि दोनों में हायर प्रायोरिटी किसको दिया जाएगा। तो उसकी एग्जांपल नीचे देखते हैं। यहाँ पर हम इस एग्जांपल में देखिए, इस कार्बन से ये भी कार्बन है और ये भी कार्बन है, दोनों तो सेम है, बट हम देखेंगे कि इस कार्बन से और दूसरा और कौन सा ग्रुप अटैच है। तो इस कार्बन के साथ O है जो कि बड़ा ग्रुप है, इस कार्बन के साथ H है जो कि छोटा ग्रुप है। तो ऑब्वियसली हम क्या करेंगे, ये नीचे वाला जो कार्बन ग्रुप है इसको हम फर्स्ट पोजीशन देंगे और ऊपर वाला जो कार्बन ग्रुप है इसको सेकंड पोजीशन देंगे, क्योंकि उसका जो एडजेसेंट ग्रुप है, उसको जो पड़ोसी ग्रुप है उसको हम देखना होगा। तो जहां पर उसका जो एडजेसेंट पड़ोसी ग्रुप है, नेबर ग्रुप है, वो अगर हायर ग्रुप एटॉमिक नंबर रखता है तो उसको हम प्रायोरिटी देंगे, और जो अगर लोएस्ट प्रायोरिटी रखता है तो उसको हम लोएस्ट पोजीशन देंगे। तो ये COH को फर्स्ट पोजीशन दी गई है और CH2 CH3 को हम सेकंड पोजीशन दे रहे हैं। और इस कार्बन की बात करें तो यहाँ पर ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर ज्यादा है कार्बन से, तो ये 1 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ऊपर कार्बन 2। तो देखिए यहाँ पर हायर प्रायोरिटी ग्रुप सिमिलर साइड में आ जाते हैं, इस वजह से इसको कहा गया है Z। मतलब ये क्या है, सिमिलर है, सिस कंपाउंड कहा गया है। ओके, मैं समझने के लिए मैं आपको सिस बता रहा हूँ। इस कंपाउंड को हम सिस समझने के लिए कहते हैं, मतलब उसी की तरह सिमिलर यहाँ वर्क कर रहा है, बट यहाँ पर सिस टर्म यूज नहीं होता है, यहाँ पर हम Z का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। इस एग्जांपल में देखिए यहाँ पर क्या हुआ, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पर हमने जो प्रायोरिटी दिया है, कार्बोक्सिल ग्रुप यहाँ पर डाउन साइड में है, और सेकंड कार्बन का जो हायर प्रायोरिटी OH ग्रुप है वो अप साइड में है। मतलब दोनों भी जो हायर प्रायोरिटी ग्रुप है वो अपोजिट डायरेक्शन में है, और लोअर प्रायोरिटी भी क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में। इस वजह से इसको हम क्या कहते हैं, E। क्या कहेंगे इसको हम, E। तो ये E और Z का मतलब अभी बताया गया ना, E का मतलब क्या होता है, अपोजिट, और Z का मतलब होता है टुगेदर। और इसका जो जर्मन वर्ड है E का मतलब होता है एंटीजन, और Z का मतलब होता है जुसाइमिन। ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं कन्फर्मेशनल आइसोमर। ये सारे जो डिफरेंट आइसोमर हम जो बात कर रहे हैं ये स्टेरियो आइसोमर के डिफरेंट टाइप है। अब हम बात कर रहे हैं कन्फर्मेशनल आइसोमर। तो याद रखें, कन्फर्मेशनल आइसोमर ऐसे कंपाउंड में हम डिस्कस करते हैं जो क्या होता है, फ्री रोटेशन होता है, किसमें, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड को यहाँ पर रोटेट किया जा रहा होता है। तो फ्री रोटेशन अराउंड सिंगल बॉन्ड, तो कार्बन ने का जो हाइब्रिडाइजेशन हुआ है sp3 है दोनों कार्बन का, इसको हम रोटेट कर रहे हैं सिग्मा बॉन्ड को, और इस कंडीशन में फिर वो जो उनके डिफरेंट स्ट्रक्चर बनते हैं उनको हम कहेंगे कन्फर्मेशनल आइसोमर। तो इसमें पहला जो टाइप होता है वो होता है 100 हॉर्स प्रोजेक्शन। क्या होता है बच्चों, 100 हॉर्स प्रोजेक्शन। इसमें क्या करना होता है, कोई भी दो कार्बन को, एडजेसेंट कार्बन को सिलेक्ट करना होता है, और फिर उसके उन दोनों कार्बन से जो भी ग्रुप अटैच है उनको हम क्या करते हैं, अरेंज करते हैं, और फिर उनकी जो कनेक्टिविटी है, उनकी जो पोजीशन है उसके अकॉर्डिंग के नाम रखे जाते हैं। तो 100 हॉर्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला में हम क्या करेंगे बच्चों, कोई भी दो कार्बन सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ देखिए, एक लॉन्गेस्ट कार्बन चेन थी, उसमें से हमने क्या किया है, दो कार्बन को सिलेक्ट किया। अब आपको पता है कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है। तो कार्बन ने तो एक बॉन्ड बनाया है दूसरे कार्बन के साथ, अब रिमेनिंग अदर ग्रुप के साथ अटैच हो गए हैं, और सेकंड कार्बन ने भी उसी तरह से यहाँ पर बॉन्डिंग बना लिया। अब देखिए यहाँ पर फर्स्ट कार्बन जो था, फर्स्ट कार्बन की जो एटम अटैच है वो एग्जैक्टली सेम है उसके बैक साइड वाले कार्बन के साथ। तो जब दोनों की जो एंगल है, दोनों की ज्योमेट्री एकदम सेम हो, ऐसी कंडीशन में इस प्रेजेंटेशन को कहा जाता है इक्लिप्स्ड। क्या कहा जाता है, इक्लिप्स स्ट्रक्चर या इक्लिप्स्ड फॉर्मूला। जब फ्रंट कार्बन और बैक कार्बन से जो भी एटम अटैच है, जो भी ग्रुप अटैच है, उन दोनों की जो एंगल है, दोनों का जो पोजीशन है वो एग्जैक्टली सेम हो, तो इस वजह से उन्हें इक्लिप्स्ड स्ट्रक्चर कहा जाएगा। उसके बाद अगर हम क्या करें, फ्रंट वाला कार्बन की पोजीशन सेम रखें, लेकिन बैक साइड वाले जो कार्बन के ग्रुप है उनको हम रोटेट कर रहे हैं। मतलब यहाँ पर हम इस कार्बन को क्या कर रहे हैं, इसको अगर हम रोटेट करते हैं, ठीक है, तो रोटेट करने पर बैक साइड वाला पूरा ग्रुप रोटेट हो जाएगा, और उनसे अटैच एटम की पोजीशन बदल जाएगी। तो अब यहाँ पर देखिए कि फर्स्ट कार्बन का जो ए है अप साइड में है, सेकंड कार्बन का जो ए है वो डाउन साइड में है, दोनों की पोजीशन क्या हो गई, बदल गई है। यहाँ पर सिमिलर ग्रुप की पोजीशन बदल गई है इस वजह से, और इनके एंगल भी बदल गए हैं
तो इस तरह का प्रेजेंटेशन क्या कहलाएगा? स्टैगर्ड। क्या कहलाएगा? स्टैगर्ड। तो अब ये इक्लिप्स्ड और स्टैगर्ड जो कंडीशन है, एक और फॉर्मूला है यहाँ पर, प्रोजेक्शन, न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला। इसमें भी ये दोनों कंडीशन डिस्कस की जाती है, बट इनको प्रेजेंट करने का तरीका थोड़ा सा अलग है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, दो कार्बन तो सिलेक्ट करते हैं, बट जो फ्रंट कार्बन होता है उसको हम डॉट से यहाँ पर डिनोट करते हैं, बताते हैं। और जो बैक साइड वाला कार्बन है उसको हम क्या करते हैं, एक सर्कल से यहाँ पर डिनोट करते हैं। ठीक है, तो फ्रंट कार्बन और बैक कार्बन को यहाँ पर डॉट और सर्कल से डिनोट किया जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर फ्रंट कार्बन को हमने क्या किया है, फ्रंट कार्बन से जो एटम अटैच है, और उसके बाद बैक कार्बन से भी यहाँ पर जो एटम अटैच है, थोड़ा सा हमने यहाँ पर उनको पोजीशन चेंज कर कर उसके पीछे में लिखा है। एक्चुअल में ये जो प्रेजेंटेशन आपको नजर आ रहा है इसको कहा जाता है इक्लिप्स। हम एग्जैक्टली पेपर के ऊपर उसके पीछे तो यहाँ ड्रॉ नहीं कर पाएंगे, इस वजह से स्लाइटली हमने इसको यहाँ पर पोजीशन चेंज किया है। ऐसा प्रेजेंटेशन कहलाता है न्यूमैन प्रोजेक्शन। और अगर दोनों भी फ्रंट कार्बन बैक कार्बन के सारे जो ग्रुप है एग्जैक्टली एक दूसरे के पीछे हो, एक दूसरे के ऊपर हो, तो इसे कहा जाता है इक्लिप्स्ड स्ट्रक्चर। और अगर हम क्या करें, जो सर्कल है बैक साइड वाला उसको हम रोटेट कर दे, घुमा दे, तो ऐसी कंडीशन में उनसे जो एटम अटैच है वो भी क्या हो जाएंगे, पोजीशन बदल जाएंगी, तो उनकी एंगल भी यहाँ पर चेंज हो जाएगा। इस वजह से इन्हें कहा जाएगा स्टैगर्ड। क्या कहा जाएगा? स्टैगर्ड। अब देखो, अब ये जो पोजीशन है इक्लिप्स्ड और स्टैगर्ड, इक्लिप्स्ड में फ्रंट कार्बन बैक कार्बन के जो एटम है एग्जैक्टली एक दूसरे के ऊपर है, और स्टैगर्ड में उनकी पोजीशन बदल रही है, वो थोड़ा दूर दूर हो जा रहे हैं। तो जब देखिए, जब ये एटम दूर दूर हो जाएंगे तो उन एटम के बीच में जो स्टेरिक हिंड्रेंस है वो कम हो जाएगा। ठीक है, उनके बीच में रिपल्शन कम हो जाएगा, इस वजह से उनकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो याद रखो, जो भी मॉलिक्यूल स्टैगर्ड पोजीशन में है उनकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है एज कंपेयर विद इक्लिप्स्ड स्ट्रक्चर के। तो चाहे वो न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूले का इक्लिप्स स्ट्रक्चर हो, या फिर वो सॉहर्स प्रोजेक्शन फॉर्मूले का इक्लिप्स स्ट्रक्चर हो, तो ऐसी कंडीशन में याद रखें जो इक्लिप्स स्ट्रक्चर है उनकी स्टेबिलिटी कम होती है। क्यों? क्योंकि उन दोनों कार्बन से जो एटम और ग्रुप अटैच है उनका स्टेरिक हिंड्रेंस वहां पर ज्यादा होता है, इस वजह से उनकी स्टेबिलिटी वहां पर कम हो जाती है। जबकि स्टैगर्ड में क्या होता है, दोनों कार्बन से जो एटम और ग्रुप अटैच है उनकी रोटेशन बदलने की वजह से वो दूर दूर चले जाते हैं, पोजीशन चेंज हो जाती है, इसकी वजह से उनकी स्टेबिलिटी वहां पर बढ़ जाती है। चलिए, अब हम आते हैं, अगला जो स्टेरियो आइसोमेरिज्म है वो है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अभी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का मतलब क्या होता है, ऑप्टिकल एक्टिविटी किसे कहते हैं? तो ऑप्टिकल एक्टिविटी इज द एबिलिटी ऑफ अ कंपाउंड टू रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट। क्या होता है? ऑप्टिकल एक्टिविटी इज द एबिलिटी ऑफ अ कंपाउंड टू रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट। अब ये पोलराइज्ड लाइट क्या होता है, इसको समझने से पहले हम बात करते हैं कुछ बेसिक टर्म। इसको बात करेंगे हम कायरल कार्बन। पहले हम बात करते हैं कायरल कार्बन क्या होता है। तो कायरल कार्बन का मतलब होता है एक ऐसा कार्बन जिससे 4 डिफरेंट ग्रुप एटम अटैच हो, ऐसे कार्बन को हम कहते हैं कायरल कार्बन। क्या कहते हैं बच्चों? कायरल कार्बन। तो कायरल कार्बन के बाद इसको एक और नाम से जाना जाता है, उसे कहा जाता है असिमेट्रिक कार्बन। क्या कहा जाएगा बच्चों? इसे कहा जाएगा असिमेट्रिक कार्बन भी कहा जा सकता है। देन उसका एक और नाम है स्टेरियोजेनिक कार्बन भी कहा जाता है। तो कायरल कार्बन को यहाँ पर असिमेट्रिक कार्बन या स्टेरियोजेनिक कार्बन भी कहा जाता है। ऐसा कार्बन जिससे 4 डिफरेंट ग्रुप एटम अटैच हो उसे कहा जाता है कायरल मॉलिक्यूल। अब ये जो ऑप्टिकली एक्टिविटी है, ऑप्टिकल एक्टिविटी, ये कायरल मॉलिक्यूल के अंदर ही शो होती है, इस वजह से हमने ये कायरल वाला वर्ड को समझ लिया। अब आते हैं इनके एग्जाम्पल की तरफ। एक्चुअल में ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट का कैसा एक्शन होता है मॉलिक्यूल के ऊपर, उसको हम यहाँ पर समझेंगे। एक नॉर्मल लाइट है हमारी, उस नॉर्मल लाइट को हमने क्या किया है, ये नॉर्मल लाइट क्या होती है, 360 एंगल में सारे रेज उनकी क्या होती हैं, ट्रैवल करती हैं। इसको हम एक पोलराइजर में से क्या करते हैं, पास करते हैं। पोलराइजर में से पास करने के बाद क्या होता है, वो सारे जो रेज जो डिफरेंट एंगल में मूव कर रहे थे, अब ये प्लेन पोलराइज्ड हो जाती है, एक ही एंगल में वो क्या करती है, मूव करती हैं। अब उसके बाद एक हम लेते हैं इंस्ट्रूमेंट, इसका नाम है पोलारीमीटर ट्यूब लेते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, एक सैंपल को प्लेस करते हैं। हमें जिसके बारे में टेस्ट करना होता है कि ये जो मॉलिक्यूल है ऑप्टिकल एक्टिव है या नहीं। तो ये पोलारीमीटर ट्यूब में हम सैंपल को रखते हैं और उसमें से वो लाइट पास करते हैं, कौन सी,
प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ये जो लाइट है इसको पास कर रहे हैं, वो लाइट पास करने के बाद अगर उस मॉलिक्यूल में ऐसा कार्बन है जिससे 4 डिफरेंट ग्रुप एटम अटैच है, तो वो मॉलिक्यूल क्या होता है, रोटेट होता है। और रोटेट दो तरह से होता है, या तो क्लॉकवाइज भी रोटेट हो सकता है या फिर वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो सकता है। तो जिसकी वजह से उनके नाम रखे जाते हैं। अगर राइट साइड में अगर रोटेट हो रहा है तो उसको हम कहेंगे डी, और लेफ्ट में अगर रोटेट हो रहा है तो उसको कहेंगे हम वहां पर एल। डी और एल यहाँ पर रोटेशन के बेसिस पर उनको डिनोट किया जाता है। तो ये पोलैरिमीटर ट्यूब में क्या होता है, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड ही यहाँ पर दो तरह के मॉलिक्यूल हमें शो कर रहा होता है। ओके तो प्लेन पोलराइज लाइट जो कि डिफरेंट एंगल में यहाँ पर ट्रैवल कर रही होती है, पोलराइजर में से पास करने के बाद एक प्लेन पोलराइज लाइट हमें मिल जाती है। और जब वो किसी मॉलिक्यूल को रोटेट कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो मॉलिक्यूल क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव है। और अगर वो मॉलिक्यूल रोटेट नहीं हो रहा है तो इसका मतलब वो क्या है, वो मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव कहलाएंगे। ठीक है, अगर रोटेट हो रहा है तो ऑप्टिकली एक्टिव, और अगर वो रोटेट नहीं हो रहा है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव। मतलब वो ऑप्टिकली इनएक्टिव में क्या होगा, वो प्लेन पोलराइज लाइट एज इट इज वहां पर से पास हो जाएगी, मॉलिक्यूल पर उसका कुछ इफेक्ट नहीं होगा। चलिए, तो प्लेन पोलराइज लाइट का जब हम क्या करते हैं, पोलराइजर में से पास किया जाता है तो वहां पर आपको दो तरह के मॉलिक्यूल देखने को मिलते हैं। अगर वो लाइट से मॉलिक्यूल रोटेट हो रहा है राइट हैंड साइड में तो हम उसे कहेंगे डी, और अगर वो रोटेट हो रहा है लेफ्ट हैंड साइड में तो उसे कहेंगे यहाँ पर हम स्मॉल एल से इसको डिनोट किया जाता है। तो बच्चों, स्मॉल डी का मतलब होता है यहाँ पर डेक्स्ट्रो रोटेटरी, इसको हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होना कहते हैं। और जो एल है उसे कहा जाता है लीवो रोटेटरी, जिसको कहते हैं हम एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट होना। इसके एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। यहाँ पर एक मॉलिक्यूल लिया गया है, इस कार्बन के साथ देखिए 4 डिफरेंट ग्रुप एटम अटैच है, तो इस कार्बन को हम क्या कहेंगे, कायरल कार्बन कहेंगे। अब इस कायरल कार्बन है, इस वजह से ये मॉलिक्यूल क्या हो सकता है, रोटेट हो सकता है। जबकि ये जो कार्बन है, इस कार्बन से देखिए 2 सिमिलर ग्रुप अटैच है, CH3 और 2 डिफरेंट ग्रुप अटैच है। तो ये कार्बन को हम कायरल कार्बन नहीं कहेंगे, इसको हम कहेंगे अकायरल कार्बन या अकायरल सेंटर कहेंगे। ठीक है, अब जो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है या ऑप्टिकल एक्टिविटी है, उनके लिए कंडीशन क्या है, नंबर 1 ये है कि उनके पास कायरल कार्बन हो, और नंबर 2 कंडीशन क्या है, वो क्या हो, प्लेन ऑफ सिमेट्री ना रखते हो। प्लेन ऑफ सिमेट्री का मतलब होता है कि इमेजिनरी अगर आप कट करते हैं तब वो 2 इक्वल में मिल जाए, उसे कहते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री। अगर ना मिले तो उसे कहते हैं असिमेट्री। तो यहाँ देखिए फर्स्ट एग्जांपल के अंदर हमने क्या किया है, CH3 दोनों तरफ H और नीचे Cl है। यहाँ पर ये जो कार्बन है ये कायरल कार्बन नहीं है, इससे क्या है, 2 सिमिलर ग्रुप अटैच है, तो ये अकायरल है। इसको हम ये इमेजनरी अगर कट कर रहे हैं तो 2 इक्वल हाफ मिल रहे हैं। तो जहाँ प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलती है वो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। इस मॉलिक्यूल देखिए फिनॉल के, ये साइक्लिक मॉलिक्यूल है, फिनॉल है, इसको भी हमने इमेजनरी कट किया तो हमको 2 इक्वल हाफ मिल गया। 2 इक्वल हाफ मिला, इस वजह से इसको हम क्या बोलेंगे, प्लेन ऑफ सिमेट्री। और प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो इसे कहा जाता है, ये क्या है, अकायरल मॉलिक्यूल है। तो याद रखिए अकायरल मॉलिक्यूल है, और यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल रही है। प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल रही है मतलब ये क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड है। चलिए, अब ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कौन से होने जा रहे हैं, यहाँ इस एग्जांपल देखिए, ये जो कार्बन है, इस कार्बन का राइट साइड वाला जो कार्बन है उसकी जो कंडीशन अलग है, लेफ्ट साइड वाला कार्बन है उसकी कंडीशन अलग है। तो यहाँ पर अगर आप इस मॉलिक्यूल को इमेजनरी कट करते हैं तो 2 अनइक्वल आपको हाफ मिलने जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री आपको नजर नहीं आएगी। इस एग्जांपल की बात करें, यहाँ पर ये कार्बन कायरल कार्बन है, इससे 4 डिफरेंट ग्रुप एटम अटैच है। इसको इमेजनरी अगर कट करेंगे तो यहाँ पर आपको 2 अनइक्वल हाफ मिलेंगे। इस वजह से आप कहेंगे कि हाँ, ये दोनों मॉलिक्यूल क्या करेंगे, ऑप्टिकली एक्टिव है, ये ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करते हैं। और ये जो कार्बन है ये क्या है, कायरल कार्बन रखता है। ओके, तो बात समझ में आ गई आपको कि ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए कौन सी कंडीशन है, नंबर 1 कायरल कार्बन होना चाहिए, और जब उसको अगर इमेजनरी कट किया जाए तो दोनों सेम हमको पार्ट ना मिले, अनइक्वल पार्ट मिले। हाँ, प्लेन ऑफ सिमेट्री वहां पर नहीं होना चाहिए। चलिए और एग्जांपल ले लेते हैं हम। यहाँ पर
ये एक ऐसी एग्जांपल है जिसमें आप देख सकते हैं कि ये जो कार्बन है, ये कार्बन कायरल कार्बन है। ये कार्बन क्या है? कायरल कार्बन। क्यों है कि इससे देखिए ऊपर COH ग्रुप अटैच है, राइट में OH ग्रुप है, लेफ्ट में H है और नीचे पूरा बड़ा ग्रुप है। ये पूरा बड़ा ग्रुप एक ग्रुप कंसिडर किया गया है। तो ये दोनों भी कायरल कार्बन है, ठीक है, दोनों भी कायरल कार्बन। अब इसको हमने इमेजनरी कट किया, बीच में से कट करने के बाद क्या हुआ, टू इक्वल हाफ मिल रहे हैं। तो यहाँ प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल रही है। देखिए कायरल कार्बन है, लेकिन एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसके एडजेसेंट कार्बन कायरल कार्बन होने के बावजूद भी उनको अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री अगर वहां मिल रही है, तो इस वजह से ये मॉलिक्यूल पूरा कंप्लीटली क्या है, वो अकायरल हो गया है। तो अकायरल होने की वजह से ये जो मॉलिक्यूल है ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। ठीक है, अब आते हैं इस मॉलिक्यूल की बात। यहाँ देखिए ऊपर का जो कार्बन है ये भी कायरल कार्बन है, ठीक है, नीचे ये कार्बन ये भी कायरल कार्बन है। बट यहाँ पर देखिए इनको जब आप कट कर रहे हैं तो ये इनकी सिमेट्री सेम नहीं है, ठीक है, ये अनइक्वल हाफ मिल रहे हैं। तो राइट साइड में यहाँ पर आपको OH मिल रहा है, यहाँ पर राइट में H मिल रहा है। इस वजह से इसकी सिमेट्री क्या है, सिमिलर नहीं है। तो यहाँ पर ये मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव कंसिडर किया जाएगा। तो अब आते हैं अगले एग्जांपल में, हम यहाँ लेते हैं इनैनिशियोमर्स क्या होता है। इनैनिशियोमर्स ये भी एक तरह का स्टेरियो आइसोमर है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि एक कायरल कार्बन, ये कार्बन कौन सा है बच्चों, कायरल कार्बन, और कायरल कार्बन से यहाँ पर देखिए 4 डिफरेंट ग्रुप एटम अटैच है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं मिरर की। एक मिरर में हम इस मॉलिक्यूल को देख रहे हैं, तो क्या होगा, राइट साइड में कौन है, OH, तो मिरर में कैसे नजर आएगा, वो फ्रंट में नजर आएगा। और यहाँ पर OH जो लेफ्ट में है यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट में आ जाएगा। और ऊपर और नीचे के जो ग्रुप है वो एज इट इज सेम पोजीशन पर रहेंगे। तो ये दोनों ग्रुप का फॉर्मूला तो क्या है, सेम है। अब याद रखें इनैनिशियोमर्स क्या होता है। इनैनिशियोमर्स वो होते हैं जब हम क्या करें, इस मॉलिक्यूल को एग्जैक्ट उठाकर दूसरे मॉलिक्यूल पर रख दें, और ऐसी कंडीशन में दोनों के जो एटम अटैच है कायरल कार्बन के साथ, वो अगर मैच ना कर रहे हो, मतलब वो नॉन सुपर इम्पोजेबल हो, तो ऐसे कंडीशन में उन दोनों मॉलिक्यूल को क्या कहा जाता है, इनैनिशियोमर्स। देखिए इसकी एग्जांपल, जैसे कि ये दो आप हाथ की एग्जांपल समझ लें, तो दोनों में यहाँ पर सिमिलरिटी नजर आ रही है। अगर मैं इसको एक इस तरह से अरेंज करता हूँ तो इसे कहा जाएगा सुपर इम्पोजेबल। क्या कहा जाएगा इसे, सुपर इम्पोजेबल। और अगर मैं इसको ऐसे रखता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, नॉन सुपर इम्पोजेबल। तो मिरर इमेज में तो ऐसा नजर आता है ना, ये जो है पोजीशन, ये पोजीशन देखिए आपको ऐसे फ्रंट में नजर आएगी। अगर सेंटर में हम मिरर लगा दें तो इसको एग्जैक्टली इस मॉलिक्यूल को उठाकर अगर हम ऐसे रखते हैं तो ये कंडीशन कहलाती है नॉन सुपर इम्पोजेबल। तो नॉन सुपर इम्पोजेबल होगा तो ऐसे मॉलिक्यूल को हम क्या कहते हैं, इनैनिशियोमर्स कहते हैं। तो यहाँ पर भी इस मॉलिक्यूल को उठाकर यहाँ पर एग्जैक्ट रख दिया जाए तो ये दो मॉलिक्यूल इनैनिशियोमर्स कहलाएंगे एक दूसरे के। अच्छा, यहाँ पर इनको डी रखा कहा गया, इसको एल कहा गया, ऐसा क्यों, तो यहाँ पर देखिए OH राइट साइड में है इसलिए इसे कहा जा रहा है डी, यहाँ OH लेफ्ट साइड में है इसलिए इसे कहा जा रहा है एल। तो डी और एल सिस्टम में ये याद रख लिया आप कि OH इस ग्रुप के अकॉर्डिंग इस इन मॉलिक्यूल के नेम रखे जाते हैं। तो OH की पोजीशन यहाँ पर राइट में है इसलिए डी कहा गया, लेफ्ट में है इसलिए यहाँ पर एल कहा गया। चलिए आगे चलते हैं। एक और टर्म है यहाँ पर डाई स्टेरियोमर्स। तो डाई स्टेरियोमर में क्या होगा, ऐसे मॉलिक्यूल विच आर नॉट मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर, कि क्या हो दोनों मतलब वहां पर एडजेसेंट कार्बन पर कायरल कार्बन हो और वो दोनों एक दूसरे के मिरर इमेजेस ना हो, विच आर नॉट मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। ऐसे कंडीशन में ऐसे मॉलिक्यूल को हम क्या कहते हैं, डाई स्टेरियोमर। एक एग्जांपल लेते हैं हम यहाँ पर, देखिए 4 कार्बन की हमने एक लंबी चेन लिया, सेकंड और थर्ड पर हमने ग्रुप अटैच किया। सेकंड कार्बन कायरल कार्बन है, थर्ड कार्बन भी कायरल कार्बन है। दोनों पर देखिए यहाँ पर डिफरेंट ग्रुप एटम अटैच है, एक तरफ CH3 है, एक तरफ Cl है, एक तरफ H है और एक तरफ ये पूरा बड़ा ग्रुप है। तो ये दोनों कार्बन कायरल है, हमने इसको स्टार से यहाँ पर डिनोट कर लिया है। अब इसको हम क्या करते हैं, समझते हैं मिरर इमेज के अंदर क्या ये इनैनिशियोमर शो करेगा या डायस्टेरियोमर शो करेगा। तो इस मॉलिक्यूल के हमने 4 पॉसिबल स्ट्रक्चर यहाँ पर बना लिया है। तो फर्स्ट एग्जांपल देखिए यहाँ पर, ये Me का मतलब क्या होता है, मिथाइल। ये मिथाइल फर्स्ट कार्बन, देखो हम नंबरिंग कर लेते हैं इसको।
ठीक है, ये हो गया कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 2, ये है 3 और ये है 4। तो यहाँ पर लगा ले, ये कार्बन नंबर 1, ये 2, ये 3 और ये हो जाएगा 4। ये कार्बन नंबर 1, 2, 3 और ये हो जाएगा 4। अब कार्बन नंबर 2 से देखिए Cl और H। Cl राइट में है, लेफ्ट में H है। थर्ड कार्बन से ब्रोमीन राइट में है, H लेफ्ट में है। अब इसका मिरर इमेज में क्या हो जाएगा, यहाँ पोजीशन बदल जाएगी किसकी, सेकंड और थर्ड कार्बन की। सेकंड का Cl यहाँ पर देखो फ्रंट में नजर आ रहा है और थर्ड का ब्रोमीन यहाँ पर क्या हो रहा है, लेफ्ट में नजर आ रहा है। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है बच्चों, मिरर इमेजेस है। ठीक है, तो मिरर इमेजेस को क्या कहा जाता है, इनैंशियोमर्स। क्या कहा जाता है बच्चों, इनैंशियोमर्स। तो ये पहला वाला मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के करस्पॉन्डेंस में क्या कहलाएगा, इनैंशियोमर्स कहलाएगा। कि इनैंशियोमर्स मिरर इमेजेस होते हैं और नॉन सुपर इम्पोजेबल होते हैं। क्या होते हैं, नॉन सुपर इम्पोजेबल बट मिरर इमेजेस इज कॉल्ड एज इनैंशियोमर्स। तो पहला वाला जो मॉलिक्यूल है दूसरे मॉलिक्यूल के करस्पॉन्डेंस में इनैंशियोमर्स होगा। अच्छा, अब हमने यहाँ देखा कि 2 कायरल कार्बन है, तो सेकंड कायरल कार्बन की पोजीशन को हमने बदल दिया, चेंज कर दिया। यहाँ पर देखो क्या किया हमने, ऊपर क्लोरीन और ब्रोमीन राइट साइड में थे, लेकिन हमने इस एग्जाम्पल में क्लोरीन को राइट में रखा और ब्रोमीन को लेफ्ट में रख दिया। अब देखिए यहाँ पर ये थर्ड स्ट्रक्चर ये बन रहा है। अब इसका हमने मिरर इमेज बनाया, तो क्लोरीन यहाँ फ्रंट में आ गया और ब्रोमीन यहाँ पर राइट में चला गया। अब देखना है हमें कि पहला जो मॉलिक्यूल था इसके अकॉर्डिंग थर्ड और फोर्थ को हम क्या कहेंगे। तो देखो बच्चों, यहाँ पर थर्ड और फोर्थ ये दोनों भी एक दूसरे के क्या है बच्चों, मिरर इमेजेस तो हैं और ये दोनों भी एक दूसरे के नॉन सुपर इम्पोजिबल हैं। इस वजह से तीसरा और चौथा मॉलिक्यूल ये दोनों एक दूसरे के क्या कहलाएंगे बच्चों, ये इनैंशियोमर्स कहलाएंगे। अब हम चारों मॉलिक्यूल को एक यहाँ पर टेबल बनाए हुए मैंने, इसके थ्रू समझ लेते हैं। पहला मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के हिसाब से और तीसरे मॉलिक्यूल के हिसाब से और चौथे मॉलिक्यूल के हिसाब से क्या कहलाएगा। तो बच्चों देखो, पहला जो मॉलिक्यूल है वो दूसरे मॉलिक्यूल के अकॉर्डिंग इनैंशियोमर्स है। पहला और दूसरा मॉलिक्यूल एक दूसरे का क्या है, इनैंशियोमर्स। और ये जो तीसरा मॉलिक्यूल और चौथा मॉलिक्यूल है, पहले मॉलिक्यूल के हिसाब से क्या है, ये डाई स्टेरियोमर कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, डाई स्टेरियोमर। तो डाई स्टेरियोमर किसे कहते हैं, विच आर नॉट मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। तो देखो पहले वाले मॉलिक्यूल में दोनों राइट साइड में देखो क्या है, क्लोरीन और ब्रोमीन है। यहाँ दो एक साइड में यहाँ क्लोरीन है और यहाँ एक साइड में ब्रोमीन है। तो ये इन दोनों का मिरर इमेजेस नहीं है। ठीक है, तो जो मिरर इमेजेस नहीं होता है वो क्या कहलाता है, डाई स्टेरियोमर्स। अब आते हैं सेकेंड मॉलिक्यूल की बात। तो सेकेंड मॉलिक्यूल के हिसाब से पहला जो मॉलिक्यूल है वो क्या कहलाएगा, इनैंशियोमर्स कहलाएगा। और तीसरा और चौथा मॉलिक्यूल क्या कहलाएगा, डायस्टेरियोमर। तो डायस्टेरियोमर क्या हुआ, विच आर नॉट मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। कुछ अच्छा, अब आते हैं थर्ड एग्जाम्पल की तरफ। थर्ड एग्जाम्पल के हिसाब से तीसरे के लिए जो चौथा मॉलिक्यूल है वो इनैंशियोमर्स है, क्योंकि दोनों एक दूसरे क्या है, मिरर इमेजेस है और नॉन सुपर इम्पोजेबल है। तो इसको कहा हमने इनैंशियोमर्स। बट तीसरे के लिए पहला और दूसरा क्या कहलाएगा, डायस्टेरियोमर, क्योंकि ये पहला और दूसरा तीसरे के लिए मिरर इमेजेस नहीं रखता है। हाँ, फॉर्मूला तो उनका सेम है, इसलिए पहला और दूसरा तीसरे के लिए कौन है, डायस्टेरियोमर। और चौथा जो मॉलिक्यूल है उसके लिए पहला और दूसरा मॉलिक्यूल क्या कहलाएगा, डायस्टेरियोमर। क्योंकि देखिए यहाँ पर चौथे मॉलिक्यूल में राइट साइड में हाइड्रोजन और ब्रोमीन है, जबकि दूसरे और पहले में देखिए वो ग्रुप सिमिलर साइड में है। तो इस वजह से इस तरह से आप इनैंशियोमर्स और डायस्टेरियोमर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इनैंशियोमर्स क्या होते हैं बच्चों, मिरर इमेजेस होते हैं और नॉन सुपर इम्पोजिबल। और डायस्टेरियोमर्स क्या होते हैं, मिरर इमेजेस, वो एक दूसरे के नहीं होते हैं। चलिए अगला हम जो टाइप है वो डिस्कस करते हैं, वो है मेसो कंपाउंड। तो मेसो कंपाउंड में आपने समझना है कि यहाँ पर एक ऐसा मॉलिक्यूल जहाँ पर 2 कायरल कार्बन मौजूद हो। क्या हो बच्चों, 2 कायरल कार्बन यहाँ पर मौजूद हो और उनको अब क्या कर रहे हैं, इमेजनरी कट कर रहे हो। इमेजनरी कट होने के बाद हाँ, जो दोनों भी कायरल मॉलिक्यूल हैं, दोनों क्या कर रहे हैं, अपोजिट ऑप्टिकल एक्टिविटी शो कर रहे हैं। अभी हमने इससे पहले डिस्कस किया, ऑप्टिकल एक्टिविटी की वजह से क्या होता है, मॉलिक्यूल रोटेट होता है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पर मेसो कंपाउंड ये जो टर्म है यूज किया जाएगा एक ऐसे कंपाउंड में जहाँ पर एडजेसेंट पोजीशन पर 2 कायरल कार्बन मौजूद हो। ऐसी कंडीशन में ही वहाँ पर हम एक्सप्लेन कर पाएंगे कि वेदर इट इज मेसो और नॉट। तो इस एग्जाम्पल में देखिए दोनों एडजेसेंट कार्बन क्या है,
कायरल कार्बन है और यहाँ पर दोनों का जो रोटेशन देखिए, ये ऊपर वाला जो कायरल कार्बन है वो राइट हैंड साइड रोटेट हो रहा है और नीचे वाला मॉलिक्यूल क्या है, लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर रोटेट हो रहा है। इस वजह से ये अपोजिट ऑप्टिकल एक्टिविटी है और दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, यहाँ पर कैंसिल कर देते हैं। मॉलिक्यूल, ये कार्बन तो कायरल कार्बन है, हाँ ऑप्टिकली एक्टिव है कार्बन, बट ये दोनों की अपोजिट एक्टिविटी की वजह से यहाँ पर ये एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। ये इस मॉलिक्यूल का मैंने मिरर इमेज बनाया। यहाँ पर भी आप देखिए क्या हो रहा है, ये राइट साइड में ये लेफ्ट साइड में ऊपर वाला कार्बन रोटेट हो रहा है और नीचे वाला कार्बन कहाँ पर हो रहा है, इस तरह से क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है। तो ये दोनों भी क्या हो रहा है, एक दूसरे के अपोजिट ऑप्टिकल एक्टिविटी शो कर रहे हैं। तो ऐसे कंपाउंड जिनके एडजेसेंट पोजीशन पर कायरल कार्बन हो और दोनों कायरल कार्बन क्या हो रहे, अपोजिट ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करते हो, ऐसे मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। हम बात कर रहे हैं, एक होता है ऑप्टिकली एक्टिव कायरल कार्बन, एक होता है ऑप्टिकली एक्टिव कायरल मॉलिक्यूल। तो बच्चों यहाँ पर कायरल कार्बन तो है, बट इनका जो एडजेसेंट कार्बन है वो भी कायरल था और जब दोनों भी रोटेट हो रहे हैं तो दोनों एक दूसरे को अपोजिट रोटेट हो रहे हैं। इस वजह से दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं उनकी इस एक्टिविटी को। इस वजह से ये मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं, अगला एक टर्म है जिसे कहा जाता है रेसिमिक मिक्सचर। तो रेसिमिक मिक्सचर किसे कहा जाएगा, इक्विमोलार मिक्सचर ऑफ टू ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म ऑफ अ कंपाउंड। एक ऐसा कंपाउंड जहां पर क्या हो रहे हैं कि दो पॉसिबिलिटी है स्ट्रक्चर बनने की और दोनों इक्विमोलार फॉर्म में प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे हो, उसे कहा जाएगा इक्विमोलार मिक्सचर ऑफ टू ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म ऑफ अ कंपाउंड इज कॉल्ड एज रेसिमिक मिक्सचर। अब रेसिमिक मिक्सचर में हमने समझना है, मिक्सचर इज ऑप्टिकली इनएक्टिव एज बोथ द फॉर्म कैंसल आउट द इफेक्ट ऑफ वन अनदर। जो अभी हमने ऊपर देखा, कौन सा, मेसो कंपाउंड के साथ क्या हो रहा था कि दोनों एडिशन कार्बन कायरल कार्बन थे और दोनों कार्बन जो मॉलिक्यूल है वो रोटेट हो रहे थे अपोजिट डायरेक्शन में, कैंसल हो रहे थे। तो यहाँ पर भी वही चीज नजर आ रही है आपको, क्या हो जाएगा, मिक्सचर इज ऑप्टिकली इनएक्टिव एज बोथ द फॉर्म्स कैंसल आउट द इफेक्ट ऑफ वन अनदर। कैंसलेशन इफेक्ट इज कॉल्ड एक्सटर्नल कंपनसेशन। ठीक है, क्या कहा जाएगा, एक्सटर्नल कंपनसेशन की वजह से वो मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। अगर अगर किसी मॉलिक्यूल में ऐसा ना हो, अगर किसी मॉलिक्यूल में ऐसा ना हो, देखिए इस एग्जांपल में क्या नजर आ रहा है, इस एग्जांपल में ये जो कार्बन है ये राइट साइड में रोटेट हो रहा है और नीचे वाला कार्बन भी क्या हो रहा है, वो भी राइट साइड में रोटेट हो रहा है। मतलब यहाँ पर इस एग्जांपल में क्या इस मॉलिक्यूल को हम मेसो कंपाउंड बोलेंगे, नहीं, इस मॉलिक्यूल को हम मेसो कंपाउंड नहीं बोलेंगे क्योंकि यहाँ पर दोनों भी क्या हो रहे हैं, वन साइड में रोटेट हो रहे हैं। इसका अगर हमने मिरर इमेज बनाया है तो यहाँ पर देखिए ये क्या हो रहा है, ये जो कार्बन के एटम है ये लेफ्ट साइड में रोटेट हो रहे हैं और यहाँ पर ये कहाँ रोटेट हो रहे हैं, ये भी लेफ्ट साइड में रोटेट हो रहे हैं। तो मतलब दोनों भी सिमिलर साइड में यहाँ रोटेट हो रहे हैं, तो एक दूसरे को ये कैंसिल नहीं करेंगे, तो इस मॉलिक्यूल को हम मेसो कंपाउंड नहीं बोलेंगे। तो बच्चों यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, यहाँ पर इस कंडीशन में इन दोनों मॉलिक्यूल को हम क्या कहेंगे, रेसिमिक मिक्सचर कहेंगे। एक ऐसा मॉलिक्यूल जहां पर उनका जो रोटेशन हो वो सिमिलर हो जाए और दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल ना करे, ऐसी कंडीशन में जो मॉलिक्यूल आपको डेवलप होगा मिलेगा वो मॉलिक्यूल क्या कहलाएगा, रेसिमिक मिक्सचर कहलाएगा। एक मरतबा फिर समझ लें कि मेसो कंपाउंड के अंदर क्या हो रहा था, यहाँ पर एक जो कायरल कार्बन था वो राइट साइड में रोटेट हो रहा था और दूसरा कार्बन लेफ्ट साइड में रोटेट हो रहा था। ये दोनों भी जो कार्बन थे ऑप्टिकल अपोजिट ऑप्टिकल एक्टिविटी शो कर रहे थे, जिस वजह से ये मॉलिक्यूल ही क्या हो गया, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। और रेसिमिक मिक्सचर के लिए क्या कंडीशन जरूरी है, इक्विमोलार मिक्सचर ऑफ टू ऑप्टिकली एक्टिव, हमें क्या चाहिए बच्चों, ऑप्टिकली एक्टिव चाहिए फॉर्म, तो ही वो मॉलिक्यूल को हम क्या बोलेंगे, रेसिमिक मिक्सचर बोलेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हम साइक्लिक कंपाउंड में डिस्कस कर लेते हैं, यहाँ पर किस तरह से वो अपनी प्रॉपर्टी शो करेगा। इन केस ऑफ साइक्लिक कंपाउंड सिस आइसोमर विल बी द मेसो कंपाउंड। अब मेसो कंपाउंड क्या होता है आपको पहले मालूम हो चुका है, यहाँ पर बात बताई जा रही है कि साइक्लिक कंपाउंड के अंदर भी ऑप्टिकल आइसोमरिज्म हो सकता है, लेकिन अगर वो एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो सिस आइसोमर शो कर रहा है वो मेसो कंपाउंड हो सकता है। अब देखिए यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इन दो कार्बन की, इस कार्बन की बात कर रहे हैं और
हम बात कर रहे हैं इस कार्बन की और बात कर रहे हैं इस कार्बन की, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 4 डिफरेंट ग्रुप एटम अटैच है, कायरल कार्बन है, बट देखो इनके जो ग्रुप अटैच है हाइड्रोजन हाइड्रोजन CH3 ये सिमिलर साइड में है, इस वजह से इनको सिस कहा गया है, ठीक है। सिस आइसोमर है, तब सिस आइसोमर होने की वजह से क्या होगा, ये एक दूसरे का जो ऑप्टिकल एक्टिविटी है वो क्या करेंगे, कैंसिल कर लेंगे। इस वजह से इस कंपाउंड को हम क्या कह रहे हैं, मेसो कंपाउंड कह रहे हैं। जबकि इस एग्जांपल में देखिए यहाँ पर उस तरह से नहीं होगा, एक दूसरे की ऑप्टिकल एक्टिविटी को कैंसिल नहीं करेंगे। और ये दो जो आपको कंडीशन नजर आ रही हैं, ये दोनों क्या कहेंगे, ट्रांस आइसोमर कहा जाएगा। और ये क्या है, अ पेयर ऑफ इनैंशियोमर्स, एक तरह से ये क्या है, एक दूसरे के इनैंशियोमर्स है। और इनैंशियोमर्स किसे कहते हैं, जो नॉन सुपर इम्पोजेबल हो, मिरर इमेजेस, उसे क्या कहा जाता है, इनैंशियोमर्स। तो ये दो मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिविटी शो करेंगे ट्रांसफॉर्म होने की वजह से। तो याद रखो सिस और ट्रांस साइक्लिक मॉलिक्यूल है, अगर सिस है तो वो मेसो कंपाउंड है, और अगर वो ट्रांस है तो वो ऑप्टिकल एक्टिविटी वहां पर शो करेगा। अब आते हैं हम अगला जो टाइप है वो है डी एंड एल सिस्टम। तो ये डी और एल सिस्टम कब इस्तेमाल करेंगे, बहुत ही सिंपल है कि एक कायरल कार्बन है, उस कायरल कार्बन के राइट हैंड साइड में अगर आपने OH को प्लेस किया है तो ऐसी कंडीशन में उस मॉलिक्यूल को आप क्या कहेंगे, डी। मतलब क्या होता है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, शॉर्ट में डेक्स्ट्रो कह सकते हैं हम। OH ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ कायरल कार्बन एटम आर कॉल्ड डी सीरीज। और अगर उसका OH ग्रुप कहाँ जाए, लेफ्ट साइड में चला जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं, लीवो रोटेटरी या फिर लीवो कह सकते हैं। OH on the left hand side of chiral carbon atom are called L series। तो ये होता है D एंड L सिस्टम, बहुत ही सिंपल है। ये OH को लेकर, OH की पोजीशन को लेकर ये डिस्कस कर सकते हैं। चलिए अगला टर्म है इरिथ्रो एंड थ्रियो सिस्टम। इरिथ्रो और थ्रियो ये भी बहुत ही इजी है, सिंपल है। इसमें क्या करना होता है, इसमें भी आपको दो कायरल कार्बन की जरूरत पड़ेगी। दो एडजेसेंट कायरल कार्बन से आपने देखना है कि सिमिलर ग्रुप वहां पर है या नहीं है। कंपाउंड विच हैव 2 कायरल कार्बन एंड आउट ऑफ द 6 सब्स्टिट्यूएंट एटलीस्ट 2 शुड बी द सेम। यहाँ पर दो कायरल कार्बन हो और उनमें से दो एटम कम से कम सिमिलर होना चाहिए। ऐसी कंडीशन में ही यहाँ पर हम इरिथ्रो और थ्रियो सिस्टम को डिनोट कर पाएंगे। तो इस एग्जांपल में देखिए दो कायरल कार्बन है और यहाँ पर सिमिलर ग्रुप अपोजिट डायरेक्शन में चला गया, जिस वजह से इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, थ्रियो फॉर्म कहेंगे। क्या कहेंगे, थ्रियो फॉर्म। और इसको हमने उनकी पोजीशन को रोटेट कर दिया, चेंज कर दिया, सिमिलर साइड में लेकर आ गया, तो क्या कहा जाएगा, इसे कहा जाएगा इरिथ्रो फॉर्म। क्या कहा जाएगा, इरिथ्रो फॉर्म। तो ये भी सिंपल है, थ्रियो और इरिथ्रो में दो कायरल कार्बन होना चाहिए और जो 6 एटम या ग्रुप अटैच है उनमें से दो कम से कम सिमिलर होना चाहिए, और दोनों सिमिलर ग्रुप सेम साइड में आते हैं तो उसे थ्रियो फॉर्म कहा जाएगा। और अपोजिट फॉर्म में जाते हैं तो उसे थ्रियो फॉर्म कहा जाएगा। सिमिलर साइड में आते हैं तो उसे क्या कहा जाएगा, इरिथ्रो फॉर्म कहा जाएगा। ओके, यहाँ पर हम अगले टॉपिक को समझने से पहले कुछ बेसिक चीज समझते हैं, वह है फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला का मतलब क्या होता है, 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑन पेपर। पेपर के ऊपर आप 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं। अभी एक्चुअली में होता क्या है, यहाँ पर क्या करना होता है, कार्बन जो स्केलेटन होता है, कार्बन जो स्ट्रक्चर होता है, इसमें दो लाइन इस्तेमाल करते हैं। एक यूज करते हैं हम वर्टिकल लाइन और एक हॉरिजॉन्टल लाइन। और जहां पर लाइन इंटरसेक्ट करती है, क्रॉस करती है, वो पोजीशन क्या कहलाता है, उस पोजीशन को हम कार्बन कहते हैं, ठीक है। तो वहां पर कार्बन को लिखना नहीं होता है, वो जो लाइन जो क्रॉस कर रही है वो कार्बन कंसिडर किया जाता है। तो ये जो एग्जांपल हमने लिया है, इसमें ऊपर CHO है, उसके बाद ब्रैकेट में CHOH 4 टाइम है और नीचे CH2OH है। इसको हम फिशर पोजीशन लिखना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा, एक लॉन्गेस्ट 6 कार्बन की आपने एक लंबी चेन बना ली यहाँ पर, और उसके बाद यहाँ पर जो ग्रुप अटैच है हमने वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन का यहाँ पर इस्तेमाल किया, और हमने हर कार्बन की वैलेंसी को यहाँ पर फुलफिल कर लिया। टॉप वाला जो कार्बन था उसने 4 बॉन्ड बनाया, C डबल बॉन्ड है, H है और नीचे बॉन्ड बन रहा है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर आपने क्या करना है, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, 3, 4, 5 और 6 हर कार्बन की वैलेंसी को मैच करना है। और याद रखना है कि
यहाँ पर आप क्या करेंगे, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन का इस्तेमाल करेंगे और इस मेथड को आप क्या कहते हैं, फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला। तो ये किसी भी कंपाउंड के साथ आप इस्तेमाल कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, चाहे वो कायरल रहो या ना रहो। यहाँ पर एक और एग्जांपल लिया हमने, CH3CH ब्रैकेट में Br है, CH2CH3, Br जो अटैच है वो सेकंड कार्बन से अटैच है। तो हमने सिर्फ यहाँ पर इसका जो अटैचमेंट वो बता दिया मैंने कि यहाँ देखिए इस कार्बन के साथ ऊपर ब्रोमीन है, नीचे हाइड्रोजन है, लेफ्ट में CH3 और राइट में क्या चला गया, CH2CH3। तो फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला ये एक अच्छा मेथड है। यहाँ पर आप मॉलिक्यूल को वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन इंटरसेक्ट करके, क्रॉस करके यहाँ पर आप प्रेजेंट कर सकते हैं, शो कर सकते हैं। इसके बाद एक और मेथड है जिसे कहा जाता है 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, जिसमें हम यूज करते हैं डैशेस, वेज और सॉलिड लाइन का इस्तेमाल करके बनाया जाता है। तो सॉलिड लाइन मतलब, और डैश्ड लाइन ऐसे बनाई जाती है और वेज लाइन यहाँ पर ऐसे बनाई जाती है। अभी तीनों बनाकर हमें क्या फायदा है, ऐसा क्यों बनाया जाता है? क्या होता है कि इन मॉलिक्यूल को हम 3D व्यू में देखते हैं, और 3D व्यू का मतलब होता है कि कोई मॉलिक्यूल आपके सामने है तो उसका हो सकता है कि कोई एटम आपके करीब में हो, तो उसको आपको पेपर पे शो करना होता है। तो जो ग्रुप, जो बॉन्ड आपके करीब में हो उसको आप क्या करेंगे, वेज लाइन से डिनोट करेंगे। जो जिस एंगल से आप देख रहे हैं ना, तो उस लाइन को, उस बॉन्ड का आप क्या करते हैं, वेज लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो एटम, जो ग्रुप आपसे दूर हो तो उसको आप क्या करते हैं, डैश लाइन से बताते हैं। और जो बॉन्ड को आपको क्या करना होता है, ऑन द प्लेन बताना होता है, इन बिटवीन है दोनों के वेज लाइन और जो डैश लाइन है, तो उसको आप क्या करते हैं, सॉलिड लाइन को वहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। तो बेस्ट मेथड ये है कि आप सेंटर में यहाँ कार्बन बना लें, ऊपर आप क्या करें, हमेशा सिंपल जो सॉलिड लाइन है उसका इस्तेमाल करें, और उसके बाद राइट डायरेक्शन में मूव करते हुए वहाँ पर एंगल पे आप क्या लेंगे, यहाँ पर सॉलिड लाइन का इस्तेमाल करेंगे। इन दोनों के बीच में आप क्या करें, जो डैश लाइन का इस्तेमाल करें, और जिस एंगल से देख रहे हैं वहाँ पर क्या करें, वेज लाइन का इस्तेमाल करें। अब इसमें हमने क्या किया, 4 डिफरेंट ग्रुप को अटैच कर दिया, A, और D। मैंने यहाँ पर इस लाइन को D क्यों नहीं लिया, ABD ऐसा क्यों नहीं लिया? इस वजह से कि याद रखें, जो दूर होता है एटम, जो बॉन्ड दूर होता है वहां पर हमेशा आप छोटा ग्रुप ऐड करें। छोटा ग्रुप से मेरा जिसका एटॉमिक नंबर कम हो या जो छोटा ग्रुप हो उसको आप ऐड करें, कहाँ पर, डैश जो पोजीशन है उस साइड में। हाँ, अब ये जो हम 3D स्ट्रक्चर पढ़ने जा रहे हैं, इसको समझने के बाद आगे का जो RS कॉन्फ़िगरेशन है वो समझना हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो ABCD है, इन पोजीशन पर उन ग्रुप को ऐड करेंगे और फिर देखेंगे कि इन मॉलिक्यूल को फिर R और S कैसे असाइन किया गया है। तो अगला टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है RS कॉन्फ़िगरेशन, जिसको हम एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन भी कहते हैं। The actual 3-dimensional arrangement of group in a molecule containing asymmetric carbon। asymmetric carbon मतलब कायरल कार्बन। तो यहाँ पर अगर अगर ये जो कार्बन है, इस कार्बन से 4 डिफरेंट ग्रुप एटम अटैच हैं और उनको आपने कनेक्ट किया उनके प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग, सबसे हायर प्रायोरिटी, फिर उसके बाद लोएस्ट, फिर लोएस्ट, फिर लोएस्ट। तो इस तरह से जब आप उनको कनेक्ट करते हैं, हायर प्रायोरिटी टू लोअर प्रायोरिटी, तो अगर कनेक्ट करने के बाद अगर वो मूवमेंट राइट हैंड साइड में होता है तो उसे कहा जाता है, उसका लैटिन वर्ड है रेक्टस, जिसको हम कैपिटल R से डिनोट करते हैं, जिसका मतलब होता है राइट साइड में वो मूव कर रहा है। और अगर वो जो कनेक्टिविटी है लेफ्ट साइड में अगर जा रही है, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, और बैक साइड में जा रहा है फोर्थ पोजीशन, तो इस कंडीशन में उसको लैटिन वर्ड यूज करते हैं सिनिस्टर, मतलब होता है S। R और S यहाँ पर हम यूज करेंगे। चलिए एग्जाम्पल ले लेते हैं हम यहाँ पर। एक मॉलिक्यूल है कायरल कार्बन, इस कार्बन से देखिए 1 2 3 4 ग्रुप अटैच है। इसमें से मैंने क्या किया, इस लेफ्ट साइड से हम इस मॉलिक्यूल को व्यू करें, इसलिए यहाँ पर मैंने वेज लाइन का इस्तेमाल किया। यहाँ ब्रोमीन है, ऊपर ले लिया मैंने क्लोरीन, और यहाँ पर जो सॉलिड लाइन थी वहाँ पर लिया फ्लोरीन, और सबसे छोटा जो एटम था मैंने उसे डैश में अटैच कर दिया, डैश प्रेजेंटेशन के साथ, जो दूर है। तो अब हमने क्या करना है, पहला जो सबसे बड़ा ग्रुप है वो ब्रोमीन है, उसके बाद छोटा कौन है, क्लोरीन है, उससे छोटा कौन है, फ्लोरीन, और सबसे छोटा कौन है, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन हमारे से दूर है, तो पहले हम क्या करेंगे, इसमें 3 ही एटम को अटैच करें और बाकी को चौथे वाले को हम छोड़ दें। तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम मूव कर रहे हैं कैसे, राइट हैंड साइड क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं। तो इस मॉलिक्यूल को R कॉन्फ़िगरेशन कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, R कॉन्फ़िगरेशन। और इसको हमने क्या कर दिया,
थोड़ी पोजीशन बदल दिया, ब्रोमीन को उसी जगह पर रहने दिया, फ्लोरीन की क्लोरीन की पोजीशन को बदल दिया, तब ब्रोमीन के बाद सेकंड पोजीशन किसकी आएगी? क्लोरीन की आएगी। क्लोरीन के बाद थर्ड पोजीशन कौन सी आएगी? फ्लोरीन की आएगी। तो इस आर और एस कॉन्फ़िगरेशन में याद रखें 3 एटम को ही आप कनेक्ट करें, चौथा वाला छोड़ दिया, ठीक है? तो समझने में आपको आसानी हो जाएगी। ये 3 को आपने अरेंज करना है। तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज कैसे जा रहे हैं? तो यहाँ देखो एस में क्या हो रहा है, ये बड़ा ग्रुप ब्रोमीन, उसके बाद छोटा क्लोरीन, उससे छोटा फ्लोरीन। जब आप तीनों को कनेक्ट करते हैं तो आप मूव कैसे कर रहे हैं? इस तरह से आप एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं। इसको बोलेंगे आप एस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है? तो एस मतलब सिनिस्टर, लेफ्ट हैंड साइड मूव कर रहे हैं, आर मतलब रेक्टस, ये राइट साइड में आप मूव कर रहे होते हैं। ओके, तो बच्चों यहाँ पर इस तरह से हमारा ये जो टॉपिक था स्टेरियो आइसोमेरिज्म, ये हो गया है कंप्लीट। आई होप कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया है। अब आपने करना क्या है? एग्जाम्पल सॉल्व करना है, एमसीक्यू सॉल्व करना है, और फिर डाउट रहा तो आपने पूछना है, ठीक है?